हेलो दोस्तों, अवधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में। ये जो एक्ट है, इसको सीबीआई और बाकी जितनी भी एंटी करप्शन एजेंसीज होती हैं वो इस्तेमाल करती हैं, और इसी एक्ट के तहत जो करप्शन से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उनको कवर किया गया है और ऐसे करप्ट लोगों को सजा दी जाती है। तो आज हम जानते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के बारे में, जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है। और ये जो है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं या कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कवर होते हैं। सबसे पहले जो प्रोविज़न है वो ये कहता है कि कोई भी अगर आप ग्रेटिफिकेशन लेते हैं अदर देन योर लीगल रिन्यूमरेशन, जो आपको सरकारी तौर से जो तनख्वाह मिल रही है उसके अलावा अगर कोई भी आप पैसा लेते हैं, ग्रेटिफिकेशन लेते हैं कोई भी ऑफिशियल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो जो है आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आएगा। अब ये जो ग्रेटिफिकेशन शब्द है, इसका मतलब केवल ये नहीं है कि आप पैसा लें किसी से। इसमें कोई भी फेवर अगर आप लेते हैं जो कि लीगल नहीं है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं। जैसे कि मान लिया आपने किसी से कोई गाड़ी ले ली, आपने किसी से कोई बेनिफिट ले लिया बहुत महंगा, किसी ने आपका होटल अरेंजमेंट कर दिया, रहने का अरेंजमेंट कर दिया, टिकट खरीद दिया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि काइंड में लोग देते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे कि कई बार सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अगर आपने लिया, तो वो भी जो है इसके अंदर कवर होता है। तो ग्रेटिफिकेशन का मतलब कोई भी बेनिफिट अगर आप लेते हैं अपना सरकारी काम करने के एवज में, वो इसके अंदर कवर होता है। दूसरा है, अगर आप कोई भी ग्रेटिफिकेशन लेते हैं किसी पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी भी करप्ट या इलीगल तरीके से, तो वो जो है वो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कवर होता है। तीसरा होता है, अगर आप कोई भी पैसा लेते हैं, ग्रेटिफिकेशन लेते हैं, अपना जो इन्फ्लुएंस आपका पब्लिक किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के लिए, उसके ऊपर जो आप एक कंट्रोल रखते हैं, उनको जान पहचान है, अगर आप उसका इस्तेमाल करके उससे काम करवाएं और उसके लिए कोई पैसा ले लें, तो वो भी जो है करप्शन के अंदर कवर होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर मान लिया आप सरकारी अधिकारी नहीं भी हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी आपका भाई है, दोस्त है, और आपने वो काम करने के लिए आपने किसी से पैसे ले लिए, तो वो भी जो है करप्शन के दायरे में कवर होता है। इसी तरीके से अगर आपने किसी भी पब्लिक सर्वेंट को पैसा ऑफर किया, तो वो भी करप्शन के दायरे में कवर होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसा उसको दिया। अगर आपने सिर्फ उसको पैसा ऑफर किया, तो ऑफर करना अपने में ही जो है ये एक्ट ऑफ करप्शन है। इसी तरीके से अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है, वो कोई ऑफेंस कर रहा है या कोई इलीगलिटी कर रहा है, और उसके साथ में अगर आप उसके भागीदार हैं, साझीदार हैं, अबेटमेंट करते हैं, तो वो भी जो है करप्शन के दायरे में कवर होता है। उसी तरीके से अगर आप मान लिया एक पब्लिक ऑफिसर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, और आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं और किसी से कोई चीज़ फ्री में ले लेते हैं, या जो उसकी जो वैल्यू है उससे कम पे उस चीज़ को ले लेते हैं, तो वो भी जो है करप्शन के दायरे में आता है। अब मान लिया कि कोई चीज़ है जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी जो है उसको 1 लाख रुपए में बेचती है, और आपने कहा कि भाई मुझे 25,000 में दे दो, 50,000 में दे दो, और उसने 25-50,000 रुपये में आपको दे दी, तो वो भी जो है वो एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आ जाता है। और इसके बाद में जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट है, वो भी जो है प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में आता है, जिसमें और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। लेकिन एक प्रोविजन इसमें ये भी है कि अगर आपने जो प्रॉपर्टी है जो डिसप्रोपोर्शनेट टू द नोन सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी जो आधिकारिक रूप से जो आपकी इनकम हुई है उससे कहीं ज़्यादा अगर आपने प्रॉपर्टी इकट्ठा करी हुई है अपने नाम पे या अपने रिश्तेदार के नाम पे, तो वो भी एक क्रिमिनल मिसकंडक्ट है। और क्रिमिनल मिसकंडक्ट के और भी कई सारे डायमेंशंस हैं जो कि हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट है उसके दायरे में अभी तक जो प्रोविजंस आते थे उसमें यह है कि मान लिया अगर आप एक सरकारी अधिकारी हैं, और सरकारी अधिकारी ने अगर आपने कोई ऐसा एक डिसीजन दिया जो कि इलीगल है और जिससे कि किसी को पर्सनल बेनिफिट मिलता है, पिक्यूलियरी एडवांटेज मिलता है, तो वो जो है वो करप्शन में आएगा, क्रिमिनल मिसकंडक्ट में आएगा। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि इसमें कोई भी ग्रेटिफिकेशन का क्लॉज नहीं था।
इसमें कोई ज़रूरी नहीं था कि आपने वो डिसीजन लेते समय कोई पर्सनल बेनिफिट लिया हो। अब जैसे कि मान लिया एक टैक्स कलेक्टर है, टैक्स कलेक्टर ने मान लिया एक रिफंड दिया किसी को। अब वो रिफंड मान लिया 1 करोड़ रुपए का रिफंड दिया, क्योंकि उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से रिफंड उसको दिया जाना था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हायर लेवल पे जाकर के, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में जाकर के वो डिसीजन उसका सेट असाइड हो गया, तो उस तरीके से उस डिसीजन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो पुराने प्रोविजन है उसके हिसाब से ये जो ऑफिसर है इसके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि इसके डिसीजन से देश का नुकसान हुआ और जो पार्टी थी उसको अनड्यू बेनिफिट हो गया, इलीगल बेनिफिट हो गया। इसमें गवर्नमेंट को ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि इसको कोई पर्सनल बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से मान लिया आप बैंकर हैं, आपने किसी को लोन दिया, अपने हिसाब से आपको जो सही लगा या आपने अपना डिस्क्रिशनरी पावर लगाया और बैंक को लोन दे दिया, आपने किसी बिजनेसमैन को लोन दे दिया और वो बिजनेस बैठ गया। उस सिचुएशन में वो वापस नहीं कर पाया और इस केसेस में भी जो है आपको क्रिमिनल मिसकंडक्ट माना जा सकता है और आपके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है अगर कोई भी हल्का फुल्का भी किसी प्रोसीजर का वायलेशन पाया जाता है। और ऐसे बहुत सारे बैंक के ऑफिसर्स हैं जिनको कि जेल में इसलिए डाल दिया गया क्योंकि पैसा वापस नहीं आया। ये किसी ने प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं समझी या कोई ऐसा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं थी कि आपको कोई पर्सनल बेनिफिट उससे मिला हो। अगर आपके डिसीजन से देश की एक्सचेकर का नुकसान हुआ है या किसी व्यक्ति को पर्सनल बेनिफिट मिला है तो वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट प्रूफ करने के लिए काफ़ी है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से जो ऑफिसर्स थे वो डिसीजन लेने से बहुत डरते थे। जैसे टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ये एक बहुत ही ट्रेंड सा बन गया था कि कोई भी आदमी है, अगर कोई भी रिफंड होगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो अगर रिफंड रिजेक्ट कर देगा तो आपके ऊपर कभी ये चार्ज नहीं लग सकता है कि आपने पैसा लिया। लेकिन अगर रिफंड आपने दे दिया तो हो सकता है कि आगे के स्टेज में वो रिफंड जो है वो हायर कोर्ट उसको डिसअप्रूव कर दें और फिर आपके ऊपर ये चार्ज लग जाए कि साहब आपने इलीगल बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की है। तो इससे बचने के लिए बहुत सारे जो ऑफिसर हैं वो रिफंड देना ही बंद कर दिए थे, या बैंक बहुत सारे लोन देना ही बंद कर दिए थे, क्योंकि जब लोन ही नहीं देंगे तो उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगेंगे। लेकिन इससे जो बिजनेस एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से ठप हो जाती है और देश का और समाज का इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो जो पार्लियामेंट है उसने रिसेंटली पिछले ही महीने जुलाई 2018 में कुछ अमेंडमेंट किए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, जिसके तहत कुछ सुधार इसमें किए गए, जैसे कि क्रिमिनल मिसकंडक्ट को चेंज किया गया और ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस डाले गए जिससे कि जो ऑफिसर्स हैं वो काम करने से डरे नहीं और अगर वो ईमानदार हैं तो वो अपने काम को अच्छे तरीके से करते रहें। तो हम देखते हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है उसमें क्या रिसेंटली चेंजेस लाए गए हैं जुलाई के अंदर। पहली बात तो उसमें ये कहा गया है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के अंदर है उससे सैंक्शन लेना पड़ेगा किसी भी ऑफिसर के खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो वर्किंग ऑफिसर्स हों चाहे वो रिटायर्ड ऑफिसर हों। अभी तक जो है वो सीबीआई या कोई एजेंसी जो है जिसके खिलाफ चाहती थी केस बना देती थी। देखिए आपको ये इसमें समझना होगा कि जो रेड हैंडेड वाले केसेस होते हैं कि कोई आदमी पैसा ले रहा है पैसा दे रहा है, उसमें पहले भी ना तो कोई रिस्ट्रिक्शन था, आज भी उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई आदमी किसी को पैसा दे रहा है गवर्नमेंट ऑफिसर को, आप उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर उसने कोई ऑफिशियल डिसीजन लिया हुआ है जिसके वजह से कोई किसी को फ़ायदा हुआ है या किसी का नुकसान हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप उसकी डिसीजंस को क्वेश्चन करते हैं और उसको करप्शन के दायरे में डालना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की परमिशन की आपको ज़रूरत होगी। तो क्रिमिनल जो मिसकंडक्ट था जिसका जो एम्बिट था वो थोड़ा सा कम किया गया है और उसमें या तो आप किसी प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएशन करें या फिर आपके पास में डिस्प्रपोर्शनेट एसेट मिले, तो ऐसी सिचुएशन में ही आपके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने जो पैसा देने वाला है, ब्राइब गिवर जो घूस देता है, उसके खिलाफ में भी एक्ट को बहुत स्ट्रिंजेंट या डिफिकल्ट या टफ कर दिया है। उनका जो पनिशमेंट है वो 3 साल से बढ़ा करके अब 7 साल कर दिया गया। इस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति पैसा देते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है और उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अगर किसी आदमी को ज़बरदस्ती फोर्स किया गया है कि वो पैसा दे, गवर्नमेंट ऑफिसर उसको ज़बरदस्ती पैसा देने के लिए फोर्स करता है क्योंकि उसका काम नहीं कर रहा है या उसने उसको थ्रेटन किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको 7 दिन का समय दिया गया है। इस 7 दिन के अंदर अगर वो सीबीआई या जो भी एजेंसी है उसके पास जाता है और कह देता है कि भाई ये जो है हमें फोर्स किया गया है, तो उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी, उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी।
जो पार्लियामेंट ने भी रिसेंट अमेंडमेंट किए हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है या इम्पॉर्टेंट एक जो चेंज है वो है कि जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी करप्शन के दायरे में लाया गया है। देखिए, आजकल बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो जो है बहुत सारे इलीगल काम करती हैं और वो जो है गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको पैसा दे करके, घूस दे करके बहुत सारे गलत काम करवाती हैं। अभी तक वो जनरली इसके दायरे में नहीं थी, अब उनको इसके दायरे में लाया गया है और ये कहा गया है कि अगर कोई भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई भी व्यक्ति जो है वो पैसा देता है या पैसे देने का प्रॉमिस करता है किसी भी अनड्यू एडवांटेज के लिए पब्लिक सर्वेंट से, तो वो भी जो है करप्शन के दायरे में आएगा और ऐसे सिचुएशन में जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसको फाइन लगाया जा सकता है। देखिए, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जनरली एक लीगल एंटिटी होती है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, तो उसको जेल तो आप नहीं भेज सकते, लेकिन उस पर फाइन और पेनल्टी लगाया जा सकता है जिसका प्रोविज़न इस लॉ में किया गया है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में लाया गया है वो ये है कि इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, स्पेसिफिक प्रोविज़न है कि जो स्पेशल जजेस होते हैं सीबीआई के और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो अपॉइंट किए जाते हैं, वो जो जजेस होते हैं उनको 2 साल के अंदर ट्रायल को कंप्लीट करना होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस दिन से केस फाइल किया जाएगा उसके 2 साल के अंदर उनको ट्रायल को कंप्लीट करना होगा। और ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 इयर्स के अंदर कंप्लीट की जाएंगी। तो इस तरीके से ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है इसके अंदर जो चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, जो अमेंडमेंट लाए गए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव प्रोविजंस हैं जो कि इसको और ज़्यादा प्रभावशाली बनाएंगे। और इससे हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि जो ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो अपने डिसीजंस बिना किसी डर के ले पाएंगे, क्योंकि जो प्रोविजंस इसमें डाले गए हैं उसमें अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं गुड फेथ में या जो है वो कोई भी एडवाइस देते हैं तो उसकी वजह से उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, 2018 में गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कुछ मेजर चेंजेस किए और इसका बहुत ही वाइड रेंजिंग इम्प्लीकेशन है हमारी देश की पॉलिटी पे और जो हमारे देश में करप्शन है उसके ऊपर। तो आज हम उस अमेंडमेंट की बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस किए गए और उसका क्या क्या परिणाम हमारे ऊपर हो सकता है। तो ये जो अमेंडमेंट किए गए ये 2018 में किए गए और 26 जुलाई 2018 से ये अमेंडमेंट इफेक्टिव हुए हैं। अब इसके अंदर जो मेन चेंजेस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या उसके अंदर मेन चेंजेस हुए हैं। पहला जो चेंज इसके अंदर ये हुआ है कि जो अनड्यू एडवांटेज की जो डेफिनेशन है उसको बदल दिया गया है। तो अनड्यू एडवांटेज की जो डेफिनेशन है, पहले जो डेफिनेशन थी उसके अंदर क्या था कि जो पब्लिक सर्वेंट है ही मस्ट एक्सेप्ट और अटेम्प्ट टू एक्सेप्ट फ्रॉम एनी पर्सन एनी अनड्यू एडवांटेज ईदर फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन इन ल्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी, और उसको जो है पनिशमेंट प्रोवाइडेड था। अब जो है ये डेफिनेशन को बदल दिया गया है और इस डेफिनेशन के अंदर जो है अनड्यू एडवांटेज के अंदर कोई भी ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन, मतलब जो आपकी तनख्वाह है उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ आपको मिलती है तो वो अनड्यू एडवांटेज में कवर हो जाएगी। जैसे कि मान लिया अगर आपने किसी पॉलिटिशियंस की बात सुन के और कोई गलत काम किया और उसके बदले में उसने आपको अच्छी पोस्टिंग दे दी तो वो भी एक अनड्यू एडवांटेज माना जाएगा। उसी तरीके से कुछ आपने ऐसा काम किया जिससे आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सके या कोई गिफ्ट मिल सके या कोई और फेवर मिल सके जिसको कि पैसे में नापा नहीं जा सकता है, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में लाया जा सकता है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है वो है कि जो ब्राइब गिवर है, जो पैसे देने वाला है, घूस देने वाला है, उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस को बनाया गया है। अभी जो अमेंडेड प्रोविज़न है उसके अंदर ये प्रोवाइड किया गया है कि जो भी आदमी घूस देता है, पैसा देता है, उसको भी 7 साल तक की जेल की जा सकती है। लेकिन अगर उसको ज़बरदस्ती उससे पैसा लिया गया है, उसको फोर्स किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो 7 दिन के अंदर जो भी अथॉरिटी है जैसे सीबीआई है या गवर्नमेंट की और कोई एजेंसी है उसको वो बता देता है कि मुझे ज़बरदस्ती पैसा लिया गया है, तो उस केस में उसको छोड़ा जा सकता है। अदरवाइज़ उसको भी वही सज़ा मिलेगी और वो 7 साल तक के लिए जेल में जा सकता है। दूसरी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले जब करप्शन का ट्रायल होता था
तो जो करप्ट ऑफिसर था उसके खिलाफ में जिसने पैसा दिया है वो विटनेस के तौर पे आता था और वो बताता था कि हाँ मुझसे इन्होंने पैसा मांगा, मैंने पैसा दिया, और उसको सज़ा नहीं होती थी। लेकिन अब जो अमेंडेड प्रोविज़न है उसके अंदर उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसका देखिए अंजाम ये होगा कि जो ब्राइब गिवर है, पैसे देने वाला आदमी है, वो इस बात को क्लेम ही नहीं करेगा कि मैंने उसको पैसा दिया है, और इस तरीके से जो प्रोसिक्यूशन होगा वो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी व्यक्ति का जिसने पैसा लिया हुआ है। तो ये जो है एक इसका इम्पैक्ट होगा। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है वो ये है कि कॉमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में लाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल बड़े बड़े जो फ्रॉड्स होते हैं वो अक्सर बड़े बड़ी कंपनीज करती हैं, और वो जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स को ब्राइब देती हैं, और ऐसे सिचुएशन में जिसने पैसा दिया या जिसने पैसा लिया उसके खिलाफ तो सज़ा होती है, लेकिन कंपनी बच जाती है। तो इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कंपनीज को भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में ले आया है। और अब अगर कोई भी कंपनी जो है वो किसी पब्लिक सर्वेंट को पैसा देगी, चाहे अपने किसी भी व्यक्ति के माध्यम से दे, तो उसको भी गिल्टी माना जाएगा और उसके खिलाफ में भी फाइन लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये डाला गया है कि जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट है उसको रीडिफाइन कर दिया गया है। पहले जो है क्रिमिनल मिसकंडक्ट की डेफिनेशन काफ़ी वाइड थी, और इसके अंदर जो कवर थे ऑफेंसेस वो इस प्रकार से थे: यूजिंग इलीगल मीन्स टू ऑब्टेन एनी वैल्यूएबल थिंग्स और मॉनेटरी रिवार्ड। अगर आप कोई गलत तरीके से कोई भी वैल्यूएबल चीज़ या कोई रिवार्ड लेने की कोशिश करते हैं अपने लिए, किसी दूसरे के लिए, या अपनी पोजीशन को मिसयूज़ करके कोई इस तरीके की वैल्यूएबल चीज़, महंगी चीज़, या अपने लिए कोई रिवार्ड लेने की कोशिश करते हैं किसी और व्यक्ति के लिए, या फिर आप जो है किसी भी व्यक्ति से जो है कोई महंगी चीज़ या मॉनेटरी रिवार्ड लेते हैं जिसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं हो, चाहे अपने लिए चाहे दूसरे व्यक्ति के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट में कवर होती थी। अब देखिए जो अमेंडेड प्रोविजंस है उसके अंदर ये प्रोवाइड किया गया है कि जो प्रॉपर्टी आपके कंट्रोल में है, अगर आप उसको मिसयूज़ करेंगे तो वो आपका क्रिमिनल मिसकंडक्ट के दायरे में आ जाएगा। या फिर आपने प्रॉपर्टी जो है डिसप्रोपोर्शनेट टू नॉन सोर्स ऑफ इनकम, मतलब जो आपकी आमदनी है उससे ज़्यादा अगर आपने प्रॉपर्टी बनाई है तो वो भी जो है क्रिमिनल मिसकंडक्ट के दायरे में आएगा। तो इस तरीके से ये दो ऑफेंसेस जो हैं वो बेसिकली इसके अंदर डाले गए हैं। जो अगला चेंज है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज है, क्योंकि इस चेंज के अंदर ये प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ में करप्शन का मुकदमा शुरू करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत होगी। पहले देखिए क्या था, परमिशन की ज़रूरत होती थी अगर हम प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो सीबीआई थी या और कोई एजेंसी थी उसको किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। अब ये प्रोविज़न इसमें डाला गया है कि कोई इन्वेस्टिगेशन अगर हम शुरू भी करना चाहते हैं तो हमें गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो प्रोटेक्शन है ये रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए भी लागू किया गया है। इसका मतलब जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ में भी आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलती है। इसके अंदर 3 महीने का टाइम दिया गया है, जिसके अंदर जो है आप अपना डिसीजन कन्वे कर सकते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ सेंक्शन दे सकती हैं, लेकिन ये 3 महीना मैंडेटरी नहीं है, और इस तरीके से वो कोई ज़रूरी नहीं है 3 महीने में दें, वो थोड़ा ज़्यादा समय भी लगा सकती हैं। जो छठा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है वो प्रॉपर्टी अटैचमेंट से रिलेटेड है, और इसके अंदर ये प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अपने इलीगल पैसे से जो करप्शन के माध्यम से कमाया हो, कोई भी उसने प्रॉपर्टी बनाई गई है, तो प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है और इससे काफ़ी डेंट होगा और काफ़ी असर पड़ेगा जो लोग करप्शन करते हैं। सातवां जो इंपॉर्टेंट इसमें चेंज है वो है कि जो टाइम पीरियड है इसमें प्रिस्क्राइब किया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। पहले जो है कोई भी टाइम पीरियड नहीं था और कोई मुकदमे तो 10 साल तक चलते थे। अब इसके अंदर ये प्रोवाइड किया गया है कि जो भी मुकदमे होंगे उसको 2 साल के अंदर जो है सेशन जज को या जो स्पेशल जज है उसको पूरा करना पड़ेगा, और अगर वो 2 साल में पूरा नहीं करते हैं तो 6 महीना एक बार में बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम 4 साल तक उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन उनको उसका रीज़न जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि क्यों उनको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन ये इसमें ध्यान रखें कि ये जो 4 साल का भी पीरियड है या 2 साल का पीरियड है, ये बेसिकली डायरेक्शन है, डायरेक्टरी है, बट ये मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर 4 साल में केस डिसाइड नहीं हुआ तो जो भी एक्यूज पर्सन है वो बरी हो जाएगा। और 8वां जो इम्पॉर्टेंट चेंज इसके अंदर लाया गया है वो है कि जो पनिशमेंट है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले जो है वो मिनिमम पनिशमेंट 6 महीने का था, वो अब बढ़ा करके 3 साल कर दिया गया है, और पहले जो मैक्सिमम पनिशमेंट था वो 5 साल का था, उसको बढ़ा करके 7 साल कर दिया गया है। और इसके साथ में फाइन
भी उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। और पनिशमेंट जो अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस होते थे, अगर कोई जो सरकारी अफसर है उसको करप्शन में जो मदद करते थे उनके खिलाफ में जो पनिशमेंट है वो अब 7 साल तक कर दिया गया है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं उनका इफेक्ट क्या होगा। देखिए, इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और कुछ निगेटिव इफेक्ट्स हैं। पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि अब जो है वो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में आ गई हैं। दूसरा क्या है कि जो अनड्यू एडवांटेज है उसकी डेफिनेशन को एक्सपेंड कर दिया गया है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑफेंसेस अब कवर हो जाएंगे। और इसी तरीके से जो ब्राइब गिवर है, जो घूस देता है, उसके खिलाफ में भी पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। तो अब पैसा देने से पहले लोग सोचेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो पेनाल्टीज़ हैं उनको बढ़ा दिया गया है। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव चेंजेस हैं। लेकिन इसके साथ में कुछ निगेटिव चेंजेस भी हुए हैं, जैसे कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें एडिशनल हर्डल्स क्रिएट कर दिए गए हैं। जैसे कि अब आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी किसी भी ऑफिसर को प्रोसिक्यूट करने में, और यहाँ तक कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे उनके खिलाफ में भी आपको परमिशन की ज़रूरत होगी। और इससे क्या होगा कि मैटर जो है वो डिले हो जाएगा। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये हुआ है कि पहले जो है जो भी व्यक्ति था जिसको हम प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में चार्ज करते थे, उसका गिल्ट जो है हम मान के चलते थे, उसका गुनाह हम मान के चलते थे जब तक वो अपने को इनोसेंट ना प्रूव करें। और ये जो है सारे केसेस में था, जैसे किसी व्यक्ति ने अगर कुछ अनड्यू एडवांटेज लिया है अपने लिए, या वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, या फिर उसने कोई भी इस तरीके का करप्शन के काम में मदद की है, तो उन सब केसेस में हम मान लेते थे कि वो गिल्टी है। लेकिन अब ये जो प्रिजम्पशन है सिर्फ उस केस में होगा अगर आपने अपने लिए कुछ डायरेक्ट बेनिफिट लिया है। तो उसका मतलब ये होता है कि अब जो है अगर किसी भी व्यक्ति को चार्ज किया जाता है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार करप्शन करता है, या जो है उसने किसी को करप्शन करने में मदद की है, तो उस सिचुएशन में जो प्रोसिक्यूशन होगा उसको प्रूफ करना होगा कि वो आदमी गिल्टी है। तो इससे उसके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो बहुत सारे चेंजेस किए हैं उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और आज हमने इन सब चीज़ों के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी जानकारी हो गई होगी और आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये बड़ा पावरफुल लॉ है, और इसके अंदर हम ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो कि पैसा तो कमाते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी से, जैसे करप्शन से, मर्डर से, ड्रग ट्रैफिकिंग से, लेकिन उसके बाद में वो सोसाइटी में एक रिस्पेक्टफुल सिटीजन्स भी बने रहते हैं। किस तरीके से कि वो जो उनका गैर कानूनी पैसा है उसको किसी तरीके से वो कानूनी पैसा दिखा करके इस सोसाइटी में इज्जत भी हासिल करते हैं। और ऐसे लोगों को डील करने के लिए ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या PMLA बनाया गया है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस एक्ट के बारे में जानते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ये एक पार्लियामेंट का एक्ट है। मेन पर्पस जिसका था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और जो मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से जो प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं उसको सीज करना। तो एक तो ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है, और दूसरा जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बनाया हुआ है उस प्रॉपर्टी को वो सीज कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे आज के कोर्स में। ये जो PMLA है ये 2002 में पार्लियामेंट से पास हुआ, लेकिन जो इसके रूल्स हैं और एक्ट है ये जुलाई 2005 में नोटिफाई हुए, और उसके बाद में फिर जो है ये इन्फोर्स हुआ और फोर्स में आया। ये जो एक्ट है इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ED, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करता है, वो इसको इन्फोर्स करता है। मनी लॉन्ड्रिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले ब्लैक मनी का और डर्टी मनी का कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हम लोग ज़्यादातर जिसके पास में भी गैर कानूनी पैसा होता है हम उसको कहते हैं ब्लैक मनी। एक्चुअली ब्लैक मनी और डर्टी मनी में फ़र्क होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो ब्लैक मनी है वो जो है कानूनी तरीके से कमाई जाती है, लेकिन वो सरकार को डिक्लेयर नहीं की जाती, बेसिकली टैक्स बचाने के लिए। जैसे मान लिया कि कोई एक डॉक्टर है, वो रोज़ जो है 100 पेशेंट देखता है और हर पेशेंट से 1000 रुपये की फ़ीस लेता है, तो वो एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए कमा रहा है। लेकिन उसने क्या किया कि अपना जो डिक्लेयर किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, केवल 20,000 रुपये डिक्लेयर किया और उस पर उसने टैक्स दिया। 80,000 रुपये उसने डिक्लेयर नहीं किया। अब ये जो 80,000 रुपये जिस पे उसने नहीं डिक्लेयर किया,
इस पे अगर आप देखें तो 30% के हिसाब से करीब 24,000 रुपये का इनकम टैक्स बनता था, और ये पैसा उसने बचा लिया टैक्स को, इस पैसे को डिक्लेयर ना करके। तो ये जो उसने पैसा कमाया हुआ है वो कानूनी तरीके से कमाया हुआ है, उसने इनकम टैक्स को सिर्फ इनकम टैक्स बचाने के पर्पज़ से उसने पैसा डिक्लेयर नहीं किया है। इस वजह से उसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, क्योंकि ये जो है हिडन रहता है, छुपा रहता है, अंधेरे में रहता है। इसके विपरीत जो होता है, कई बार लोग पैसे बनाते हैं इलीगल तरीके से, जैसे कि मान लिया करप्शन के माध्यम से आपने पैसा बनाया, आपने 1 करोड़ रुपए घूस लिया, या किसी भी ड्रग ट्रैफिकर जो है उसने ड्रग ट्रैफिकिंग की, वहाँ पे 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया। अब वो किसी भी डिपार्टमेंट में जा करके डिक्लेयर नहीं कर सकता है कि मैंने इतना पैसा घूस लिया है या इतना जो है आपका ड्रग ट्रैफिकिंग से कमाया हुआ है। तो वो क्या करेगा कि इस पैसे को जो है वो नहीं डिक्लेयर कर सकता डिपार्टमेंट को, तो इस पैसे को हम कहते हैं डर्टी मनी। सो डर्टी मनी इज द मनी दैट इज एक्वायर्ड इलीगली एंड हेंस इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज। तो अब हम आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे। देखिए, जैसे जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उसको साफ करने के लिए हमें उसको लॉन्ड्री में डालते हैं, वैसे ही जो हमारा जो डर्टी मनी होता है उसको अगर हम क्लीन करना चाहते हैं, सिस्टम में लाना चाहते हैं, तो जो प्रोसेस होता है उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है, whosoever directly or indirectly attempts to indulge or assist other person or actually involve in any activity connected with the proceeds of crime and projecting it as untainted property is basically committing an offense of money laundering। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी तरीके से जो गैर कानूनी पैसा हो उसको कानूनी पैसे कन्वर्ट करने में, दिखाने में कोई भी रोल प्ले करता है, तो वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। सिंपल वर्ड्स में कहें इसी बात को तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा एक्शन है जिसमें कि जो गैर कानूनी पैसा है या गैर कानूनी प्रॉपर्टी है उसको हम कानूनी तरीके से बनाना चाहते हैं, तो वो जो एक्शन होगा उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कहेंगे। तो इस तरीके से जब आपने कोई मनी लॉन्ड्रिंग किया तो उससे आपका पर्पज़ यह है कि उस पैसे को आप सिस्टम में लेकर के आते हैं, तो उससे या तो आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे या उस पैसे को कहीं पर रखेंगे किसी भी अकाउंट पे। तो ये जो पैसा है इसको हम कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होते हैं, इसको हम समझते हैं ये टर्म क्या है। एनी प्रॉपर्टी डेराइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस और द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी और वेयर सच प्रॉपर्टी इज टेकन और हेल्ड आउटसाइड द कंट्री देन द प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट इन वैल्यू हेल्ड विद इन द कंट्री। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करे जो कि शेड्यूल्ड ऑफेंस हो, देखिए सारी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी जो हैं उस पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं लगता है, सिर्फ उन क्रिमिनल एक्टिविटी में मनी लॉन्ड्रिंग लगता है जो कि शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति उन ऑफेंसेस को करके कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, तो जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो या फिर अगर मान लिया उसको इस्तेमाल करके उसने किसी फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी परचेज कर ली हो, तो जो इंडिया के अंदर उसकी इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि हर टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटी जो है इसके दायरे में नहीं आती है, केवल जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं वही इस दायरे में आते हैं। और ये शेड्यूल्ड ऑफेंसेस आपके इस लॉ के अंदर डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि इंडियन पेनल कोड के अंदर कुछ ऑफेंसेस हैं, जैसे मर्डर हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया, या ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस हैं। या फिर NDPS एक्ट जो है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट जो है, इसके अंडर में अगर कोई ऑफेंस किया जाता है वो भी जो है आपका PMLA के दायरे में आएगा। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, आर्म्स एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रोटेक्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट्स ट्रेजर एक्ट। तो ये जितने भी एक्ट्स हैं इसके अंदर अगर कोई भी ऑफेंस कोई कमिट करता है तो वो जो है शेड्यूल्ड ऑफेंस माना जाएगा, और फिर जो पैसा उसने उससे कमाया हुआ है उसको जो है गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर सकती है, सीज कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन होगी। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इस प्रकार से, एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन वेदर कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल, मूवेबल और रिमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, एंड इंक्लूड्स डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट, एविडेंसेस, टाइटल टू और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी और एसेट्स वेयर एवर लोकेटेड। कहने का मतलब ये कि किसी भी तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है वो चाहे जहाँ भी लोकेटेड हो, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो PMLA के दायरे में आती है। अब हम आते हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट। देखिए, जब मान लिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करता है कि हाँ भाई ये हो सकती है इसकी जो है इलीगल प्रॉपर्टी, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उस प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए अल्टीमेटली एक प्रोसेस होता है। शो कॉज किया जाएगा,
एडजुडिकेट किया जाएगा, फिर पार्टी कोर्ट में भी जा सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत समय लग जाता है। लेकिन अगर हम कोई एक्शन ना लें तो जो व्यक्ति है वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है और फिर सारा का सारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो इस वजह से अटैचमेंट का प्रोविज़न गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफ़र, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन और मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय एन अप्रोप्रिएट लीगल ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि अगर लीगल ऑर्डर आपने दे दिया कि ये प्रॉपर्टी आपकी अटैच कर दी गई है, तो उसके बाद में ना तो उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ना किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, ना उसको डिस्पोज कर पाएंगे, ना उसका कोई भी मूवमेंट जो है आप कर पाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं अटैचमेंट। अब हम जानते हैं कि लोग जो उनका जो डर्टी या इलीगल मनी है उसको कैसे वो जो है कन्वर्ट करते हैं सही या क्लीन मनी में। तो जैसे एक तरीका होता है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में देखिए क्या होता है कि जैसे मान लिया आपने कोई सामान का एक्सपोर्ट किया, अब मान लिया 1 करोड़ का सामान आपने एक्सपोर्ट किया और उसकी वैल्यू आपने डिक्लेयर करी 10 करोड़ की। तो क्या हुआ कि फॉरेन कंट्री से आपको 10 करोड़ का रिमिटेंस आ गया, लेकिन वो 10 करोड़ आपको देगा क्यों, जब उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए ही है। तो आप क्या करते हैं कि जो 9 करोड़ रुपए हैं वो हवाला के माध्यम से वहाँ भेजते हैं। आपके पास इलीगल कैश पड़ा हुआ है, उसको आपने यहाँ पे हवाला डीलर को दिया, उसने वहाँ पे जो है वो आपको 9 करोड़ रुपए का जो है वो आपको वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज दे दिया, वो जो आपका इंपोर्टर है, और उसने सारा 10 करोड़ रुपए आपको फॉरेन एक्सचेंज में भेज दिया। और इस तरीके से आपका ये जो पैसा था 9 करोड़ रुपया, जो आपका ब्लैक पैसा था, इलीगल पैसा था, वो वाइट में कन्वर्ट हो गया। दूसरा मेथड है लोन लेना। जैसे कि मान लिया आपके पास में 1 करोड़ रुपए हैं, तो आपने क्या किया कि अपने 10 रिश्तेदारों को 10-10 लाख रुपए दे दिए कैश में, और फिर आपने वही पैसा उनसे ले लिया थ्रू चेक और वॉट एवर मीन्स, और आपने उसको लोन दिखा दिया। तो ये एक दूसरा तरीका होता है। तीसरा होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हैं, अलग अलग शेयर्स में पैसे लगाते हैं, उसके बाद में क्या हुआ, जो आपके शेयर्स ऊपर चले गए उनका प्रॉफिट आपने दिखा दिया, और जो नहीं चले गए उनको आपने छोड़ दिया। उसी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है कि आपने क्या किया, एग्रीकल्चर लैंड आपने बहुत ज़मीन ले ली और फिर जो है उसमें आपने बहुत प्रॉफिट दिखाया। तो जहाँ पे आपको मान लिया 100 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, वहाँ पे आपने 10,000 का प्रॉफिट दिखा दिया, और उस तरीके से वो जो प्रॉफिट है वो आप बेसिकली जो आपका कैश है उसको आपने कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से एक और मेथड है कि बोगस कंपनी क्रिएट करना। आपने क्या किया, बहुत सारी बोगस कंपनीज क्रिएट कर ली डमी नाम पे, और फिर वहाँ पे जो है आपने पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। और एक और तरीका है प्रॉपर्टी मार्केट, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और उसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे जो प्रॉपर्टी है उसको आपने बहुत ही सस्ते रेट पे ख़रीद दिया और डिफरेंस को आपने कैश में पे कर दिया। तब 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, आपने उसको 20 लाख में परचेज़ कर लिया, और 80 लाख रुपए आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है उसको आपने दे दिया। तो इस तरीके से आपने जो है वो जो आपका ब्लैक मनी था या डर्टी मनी था या इलीगल मनी था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया वाइट मनी में या डिक्लेयर्ड मनी में या डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी में। अब हम जानते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं। देखिए, जो टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग है और उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, कहते हैं प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। तो चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। जो प्लेसमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में जो कैश पैसा पड़ा हुआ है उसको हम किसी तरीके से डिस्पोज करते हैं। हम कैसे डिस्पोज करते हैं, उसको हम लीगल फाइनेंशियल सिस्टम में लाते हैं। तो हम कई तरीके से इसको ला सकते हैं। एक तरीका इसका क्या होता है कि हमने बहुत सारे बैंक अकाउंट खोल दिए, छोटे छोटे बैंक अकाउंट खोल दिए डमी लोगों के नाम पे, अनलोन लोगों के नाम पे, और उसमें आपने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दिया। तो जैसे कि मान लिया आपके पास 3 करोड़ रुपए हैं, तो आपने क्या किया कि 100 अकाउंट खोल दिए और हर एक अकाउंट में 3-3 लाख रुपए डाल दिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका पैसा जो है वो सिस्टम में चला गया। तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये जो प्रोसेस उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट। दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि अगर वो पैसा आप डायरेक्टली अपने पास में ले लें तो नेचुरली आप जो है फंस जाएंगे उसमें, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि उसमें कैश गया था, कैश से आपके पास में आया। लेकिन फिर आप क्या करते हैं कि वो पैसा आप अलग अलग अकाउंट्स में रोटेट करते रहते हैं, एक का पैसा दूसरे अकाउंट में, दूसरा का तीसरे अकाउंट में, और इस तरीके से क्या होता है कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए ट्रेस करना मुश्किल होता है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, और फिर जो है वो किसी स्टेज पे जा करके वो पैसा आप अपने पास में ले आते हैं। तो ये जो स्टेज है जिसमें कि आप क्या करते हैं कि जो आपका पैसा है वो एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में रोटेट करते रहते हैं ताकि उसकी जो ओरिजिन है उसको छुपाया जा सके, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लेयरिंग। और जो थर्ड स्टेप है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी लॉन्डर्ड मनी है जो हमने अलग अलग अकाउंट में डाला था, उस पैसे को वापस जो है हम अपने सिस्टम में अपने पास लेकर के आते हैं, और इस तरीके से हम उसको लेकर के आते हैं कि वो जो है आपको नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन लगे। अब जैसे मान लिया मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी आपने परचेस करी, तो प्रॉपर्टी परचेस करी तो आपने क्या किया, पैसा आपने जो है वो उनको इलीगली दे दिया, लेकिन जो है वो प्रॉपर्टी आपने सिर्फ 20 लाख का ट्रांजैक्शन आपने वाइट में किया,
और बाकी पैसा जो है आपका ब्लैक में गया और वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो गई। या आपने क्या किया, आपने कोई नई कंपनी खोली और उसके अंदर जो है वो आपने 10 करोड़ रुपए एंजल इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने में इन्वेस्ट करा लिया, और इस तरीके से जो है आपका जो पैसा है जो आपने ही दिया था एंजल इन्वेस्टर को डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से, वो आपके पास में वापस आ गया और इस तरीके से आपका पैसा वो वाइट में कन्वर्ट हो गया। या आपने क्या किया कि अपने जो कंपनी के शेयर्स हैं आपने बहुत महंगे रेट पे बेच दिए, या किसी दूसरी कंपनी के शेयर बहुत सस्ते रेट पे ले लिए, और इस तरीके से आपने उस पैसे को कन्वर्ट कर दिया ब्लैक मनी से वाइट मनी में। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जाना कि कैसे जो है डर्टी मनी को हम कन्वर्ट करते हैं वाइट मनी में या लीगल मनी में। अब हम जानते हैं कि जो PMLA है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और कंट्रोल करना। दूसरा, कॉन्फिस्केट एंड सीज द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लॉन्डर्ड मनी, वो मनी लॉन्ड्रिंग करके जो भी प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसको सीज करना। और तीसरा ये है कि कोई भी और इशू जो है इससे रिलेटेड है मनी लॉन्ड्रिंग से, उसको वो डील करना। अब हम जानते हैं कि अगर किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की तो उसके खिलाफ में क्या कार्रवाई की जा सकती है, उस पर क्या पनिशमेंट है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में अगर गिल्टी पाया जाता है तो उसको रिगरस पनिशमेंट होता है 3 साल से 7 साल के बीच में। लेकिन अगर वो जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो अगर NDPS में कवर्ड होता है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट में कवर्ड होता है, तो जो ऑफेंस में जो पनिशमेंट का प्रोविज़न है वो 7 साल से 10 साल के बीच में है। इसके अतिरिक्त 5 लाख रुपए तक का उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग में अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, और फिर ये सारे ट्रांजैक्शंस को अगर प्रूफ करना हो कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो हैं वो इलीगल हैं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके लॉ के अंदर एक प्रोविज़न दिया गया है कि जो इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस है उसमें एक प्रिजम्पशन आपको दिया गया है, वो इस प्रकार से है, वेयर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व 2 और मोर इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस एंड 1 और मोर सच ट्रांजैक्शंस is or are proven to be involved in money laundering, then for the purpose of adjudication or confiscation, it shall be presumed that remaining transactions form part of such interconnected transactions। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लिया 2 एंटिटीज़ के बीच में कुछ इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन्स हैं, जिसमें से कुछ ट्रांजेक्शन्स को आपने प्रूव कर दिया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के पर्पस हैं। कैसे? जैसे मान लिया आपने दिखाया कि मैंने 100 पीस कोई सामान खरीदा और जिसके बदले मुझे 1 लाख रुपए मिले, लेकिन ये पाया गया कि सामान तो आपने बेचा ही नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपए आपके पास में आ गए, केवल पेपर पे वो सामान आपने बेचा। तो एक तरीके से अगर आपने एक ट्रांजैक्शन को गलत प्रूफ कर दिया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बाकी जितने भी आपकी परचेजेज हैं उस कंपनी के साथ में, वो सारी की सारी जो हैं वो मान ली जाएंगी कि वो भी इसी तरीके की गैरकानूनी है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविज़न इसके अंदर डाला हुआ है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट कर दिया गया है एक्यूज पर्सन पे। नॉर्मली देखिए क्या होता है, जो प्रोसिक्यूशन होता है या गवर्नमेंट का जो एडवोकेट होता है उसकी जिम्मेदारी होती है ये प्रूव करना कि दूसरा आदमी गिल्टी है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो गिल्टी आदमी है जिसको एक्यूज़ किया गया उसकी जिम्मेदारी होती है प्रूव करना कि वो इनोसेंट है। तो इसमें जो प्रोविजंस हैं वो इस प्रकार से हैं, ए पर्सन हु इज एक्यूज ऑफ हैविंग कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ टू प्रूव दैट एलिज्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर इन फैक्ट लॉफुल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब यह है कि अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कह दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी आपकी लीगल है, या ये आपने जो है वो सेल प्रोसीड जो आप से खरीदी आपने मनी लॉन्ड्रिंग के, तो फिर आपकी जिम्मेदारी ये प्रूफ करना कि आपने कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी है। अगर आप इस बात को प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो वो प्रॉपर्टी गैर कानूनी मानी जाएगी और उसका सीजर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जो कि इस लॉ के अंदर डाला गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने PMLA या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में जाना, और ये एक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या होती है इस एक्ट के अंदर कि ये सबके ऊपर लागू होता है, अनलाइक जैसे कि आपका जो बाकी CBI की जो जुरिडिक्शन होता है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, ये एक्ट सारे लोगों को कवर करता है। और इस तरीके से इसकी जो एम्बिट है वो ऑल इंडिया लेवल पे है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और इसके अतिरिक्त पॉलिटिशियंस और कोई भी क्लास ऑफ पीपल हो। और इस तरीके से इसकी जो है करप्शन को रोकने में इस एक्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।